हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम वही एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशंस में हमने जो एक लॉन्ग वायर सिलेंडर का है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था आउटसाइड सरफेस पर इनसाइड, और एक होलो की वजह से भी निकाला था आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पर। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम सोलेनॉइड, टोरॉइड ये और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके अलावा एक प्लेन इनफाइनाइट लेंथ की शीट है उसमें करंट फ्लो रही है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो रही है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। हम एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट हो चुका होगा तब तक, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम मूविंग चार्ज पर फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है और क्या क्या किस मोशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सब हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हमने 10th क्लास में पढ़ा है। सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, एक लॉन्ग वायर है उसको हम क्लोजली बाउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एक हेलिक्स की फॉर्म में क्लोजली बाउंड करते हैं। ठीक है, तो तुम उसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वायर को ऐसे क्लोजली बाउंड कर दिया, बिल्कुल पास 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 और बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और फिर उसको हम करंट फ्लो करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और सेंटर के पास उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है यहाँ पर। ठीक है, अब सोलेनॉइड जो पढ़ेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, उसको आइडियल सोलेनॉइड लेंगे। क्या लेंगे हम? आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड में क्या है, किसको हम आइडियल सोलेनॉइड को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसके आसपास रख सकते हैं। तो उसको रख सकते हैं कि लेंथ बहुत ज्यादा हो उसकी, तो लेंथ बहुत ज्यादा हो और रेडियस बहुत कम हो, मतलब ऐसे पतला हो और लंबा हो, तो उसको हम आइडियल सोलेनॉइड बोल देंगे। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट अंदर जो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसकी वैल्यू के एरिया अंदर, किसके लिए? आइडियल सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड मतलब समझ गए, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो उसको हम आइडियल सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड के बारे में लिख देते हैं। सोलेनॉइड है क्या? A long wire is formed closely in the form of helix. This is called a solenoid. इसको हम solenoid बोलेंगे। ठीक है, when electric current flows through the solenoid, a uniform magnetic field is produced near the center, around the center, around the center of solenoid। तो सेंटर के आसपास, सेंटर पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा सोलेनॉइड के अंदर जब उसमें करंट फ्लो करेंगे। इसको समझने के लिए हम देखो कैसे बना सकते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन टाइप होगी सोलेनॉइड की। देखो कॉइल की बात करते हैं, सिंपल अगर कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है किसी डायरेक्शन से, ठीक है, मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, तो इसके अंदर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, वो बना चुके हम पहले। ठीक है, और ये ऐसे घूमकर फिर वापस इधर आ जाती है, ऐसे घूमकर इधर आ जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इस तरह से बनती है। अब इसके पास में मान लो एक और कॉइल रख दी हमने ऐसे, ठीक है, उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है जैसे इसमें हो रहा है। तो फील्ड लाइन जो है ये ऐसे घूमने के लिए, ये यहां से ऐसे पास होगी इसमें से, ठीक है,
इसमें से जाएगी और फिर एक घूमकर फिर ऐसे आएगी। ऐसे ये फ्री लाइन पहले घूमकर इधर से आ रही थी, अब वो क्या होगी, वो ऐसे जाएगी, इसमें से पास होगी, ठीक है, फिर ऐसे घूमकर इधर आएगी। ऐसा कॉइल को एक कॉइल यहाँ रखते हैं, फिर घूमने के बाद फिर यहाँ से घूमकर आएगी। तो सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं कि ये जो जितने भी टर्न्स है कॉइल से, ये बिल्कुल पास 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 होती है, बिल्कुल पास पास होती है। जो ऐसा कर्व जो दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे घूम जो रही है, फिर ये घूमती नहीं है, थोड़ी सीधी होती जाती है। जितना मैं पास को लेके आऊंगा उतनी ये स्ट्रेट होती जाएगी। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, इसमें बहुत सारी कॉइल बिल्कुल पास 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 रखी होती है और सब में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो। कैसे, क्योंकि जब हम हेलिक्स के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, तो करंट जो फ्लो होगी सब में सेम तरह से फ्लो होगी, ये सेम डायरेक्शन। जैसे ये वाली कॉइल ये ऐसे घूमकर ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर ये वाली कॉइल ये ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है, फिर ये वाली कॉइल ऐसे घूमकर ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर। हेलिक्स मतलब जैसे स्प्रिंग जो बनी होती है हमारी, वो वाला स्ट्रक्चर तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें पास 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 बिल्कुल चिपकी हुई है स्प्रिंग, ऐसे बिल्कुल चिपका दो उसको दबाकर, कंप्रेस करके, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई है और इंसुलेटेड, मतलब इसमें करंट ऐसे सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होगा, ऐसे फ्लो नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा करंट। मतलब ये हमें एक तरह से कंडक्टर टच नहीं होने चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, ये वायर आपस में इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब इसकी करंट सर्कुलर ही बननी चाहिए, यहाँ से करंट ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो देखो कॉइल बिल्कुल पास 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 पास, तो यहाँ पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे। अब देखो यही वाला जो स्ट्रक्चर, यही वाला ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाया मैंने, इसमें देखो ये ऊपर वाला पार्ट देखूंगा तो ये करंट ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है, ऊपर से बाहर निकल रही है ऐसे, और फिर ये ऐसे घूमकर फिर इधर अंदर जा रही है, फिर पीछे से घूमकर आ रही है, फिर इधर से बाहर निकल रही है, फिर इधर घूमकर अंदर जा रही है, फिर पीछे से बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर निकली, फिर अंदर घूमकर इधर। यहाँ से बोल सकते हो यहाँ से करंट बाहर आ रही है इस वाले पोर्शन से, और इस वाले पोर्शन से करंट अंदर जा रही है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, बस क्या क्रॉस सेक्शन शो, क्रॉस सेक्शन मतलब ये इस तरह से कट कर रहा हूँ इसको, लेंथ क्या लो, बीच में से बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल कट कर दिया, ठीक है। और कट करने के बाद ये वाला पोर्शन मैं दिखाऊंगा तुम्हें, सीधे वाला सामने वाला पोर्शन तुम्हें दिखेगा, सोलेनॉइड का बिल्कुल सामने वाला पोर्शन बीच में से कट कर दिया, हाफ पार्ट को अलग कर दिया, हाफ पार्ट को मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो कैसे। ठीक है, ये वायर इतना मान लो इसको पूरा, ये इतना वायर है, ठीक है। अब यहाँ से करंट जो है बाहर निकल गई, ये घूमकर फिर इधर अंदर जाएगी, अंदर जाएगी मतलब क्रॉस, डॉट मतलब बाहर आ गई, क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, फिर ये पीछे से घूमकर आएगी और यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो इसको इधर लगा देता हूँ, यहाँ से गई इसके अंदर आई, अब फिर यहाँ से निकलेगी, फिर इसमें जाएगी, फिर पीछे से घूमकर यहाँ से बाहर आएगी, फिर इधर जाएगी, तो नीचे नीचे से क्रॉस बना देता हूँ सभी पर, करंट अंदर जा रही है, ठीक, और ऊपर बाहर आ रही है, ठीक है। ये सोलेनॉइड हो गया, हाफ वाला पार्ट शो कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड लिया है हमने, ये से मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे शो कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन इधर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको ज्यादा चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर मैं ले लेता हूं कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक, लॉन्ग सोलेनॉइड बोलो या आइडियल सोलेनॉइड बोलो, एक ही बात है, ले रहे हैं। कंसीडर लॉन्ग सोलेनॉइड consist of n turns per unit length, अब यूनिट लेंथ पे n टर्न, एक टर्न मतलब ये घूमकर आ रही है, एक टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा n टर्न है यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ में n टर्न, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये हम कंसीडर कर सकते हैं।
and electric current I is flowing in the solenoid. सोलनॉइड में आई करंट फ्लो हुई, ये हमने कंसीडर कर लिया, एंड टर्न से आई करंट फ्लो हुई। अब हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी, उसकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप। एम्पियर लूप बना लेते हैं, इस तरह से बना रहा हूं मैं। ये भी नाम दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस लूप हो गया हमारा। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप पी क्यू आर एस। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, और इसकी ये लेंथ जो है, इस लेंथ को एल ले लेते हैं, और ये लेंथ कुछ भी जो ले लो। जब इसको अप्लाई करेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, क्या होता है B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट। कितना टोटल करंट फ्लो है, कैपिटल कुछ भी लिख लो, I नेट टोटल करंट। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ पे अप्लाई करेंगे। ये लूप हो गए, बन गया ये लूप। अब देखो आइडियल सॉलिड की मैं बात करता हूँ। आइडियल सॉलिड में क्या होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे मैंने कॉइल बनाई, एक कॉइल यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई, तो जो फील्ड लाइंस है इसके अंदर तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है, और एक ही कॉइल होगी तो घूमकर आती है ऐसे। ठीक है, दूसरी कॉइल होगी, तीसरी कॉइल होगी तो यहाँ से फिर ऐसे घूमकर आएगी, यहाँ से फिर ऐसे घूमकर आएगी, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस आएगी। अंदर तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होगी, बाहर जो फील्ड लाइंस होगी उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। यहाँ के कंपैरिजन में बाहर फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस एरिया में सोलेनॉइड के बाहर, अंदर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड पे वो बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड को ऑलमोस्ट जीरो ले लेंगे। ठीक, आइडियल सोलेनॉइड के केस में वैसे होता है ये जीरो, पर आइडियल केस में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड केस में यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, इस जगह पे जीरो, अंदर बी, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। तो देखो ये जो लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप, इसके चार पार्ट है, पी क्यू आर, क्यू आर, आर एस, एस पी। ठीक है, तो एक क्लोज लूप है, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे गॉस लॉ में भी किया था, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस थी, उसको हमने अलग अलग सरफेस में सिलेंड्रिकल लिया था, जो भी कर्व को अलग ले लिया था, ऊपर पीछे, दो सर्कुलर को अलग अलग ले लिया था। ऐसे यहाँ पे लूप को भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे एक तो मैं इसको ले लेता हूँ, E से Q BDL cos थीटा प्लस एक Q से R हो जाएगा BDL cos थीटा प्लस एक R से S हो जाएगा BDL cos थीटा, और एक S से P हो जाएगा BDL cos थीटा। ऐसे फोर पार्ट्स में अलग अलग हमने इसको चेंज कर लिया, म्यू नॉट I नेट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है और लूप की डायरेक्शन भी इधर है। तो DL यहाँ पर लूप वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, D भी इस डायरेक्शन में, B यूनिफॉर्म है यहाँ पर, DL भी इस तरफ है, तो यूनिफॉर्म भी बाहर आ जाएगा। cos 0 मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 डिग्री 1 D
बचेगा डीएल। तो पी से क्यूब डीएल का इंटीग्रेशन, पी से क्यूब डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल 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 सबको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है। तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख लूंगा इस वाले वैल्यू को b कांस्टेंट बाहर आ गया cos 0 1 dl का इंटीग्रेशन l के इक्वल टू b into l, ये तो हमको b into l मिल जाएगा प्लस इसको देते q से r, तो q से r मैं लिख देता हूं यहां पर b कांस्टेंट और थीटा 0 डिग्री है। इस जगह का देखेंगे तो थीटा जो है देखो b की डायरेक्शन इधर है और थीटा l की डायरेक्शन इधर, b इधर l इधर, परपेंडिकुलर मैं बोल सकता हूँ थीटा जो होगा वो 90 डिग्री। इस जगह पे b की वैल्यू 0, b बहुत कम है, b के बहुत ज्यादा तो 0 लेते हैं b का वैल्यू, और इस जगह पे फिर थीटा 90 डिग्री, तो थीटा cos 90 0 तो 0 हो जाएगा, ये b 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ cos 90 तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ इसी वाले पोर्शन से मिलेगा, इससे 0 इससे 0 इससे 0 3 से 0 मिलेगा और इससे b into l मिलेगा इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब बात करते हैं आई नेट की, टोटल कितने करंट पास हो रही है इस लूप से। तो देखो एक लूप में आई करंट, दूसरे लूप में भी आई करंट, तीसरे लूप में भी आई करंट, तो यहाँ से देखो आई इधर जा रही है, आई बाहर निकल रही, आई 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 ऐसे कितनी है टोटल हमें नहीं पता, तो कैसे निकाल लेंगे। मुझे पता है कि एक लूप एक टर्म में कितनी करंट है आई करंट, तो एन टर्न्स में कितनी होगी एन आई, एक टर्न में कितनी करंट है आई, एन टर्न्स पास हो रहे हैं तो एन आई करंट हो जाएगी, ठीक है। पर हमें एन की वैल्यू नहीं गिवन है कितने टर्न्स, मुझे गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, टर्न्स इन यूनिट लेंथ कितना है स्मॉल एन, ये हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन है। अब इससे कितनी लेंथ पास हो रही है, मतलब कितनी लेंथ है इसकी, एल लेंथ है इसकी रेक्टेंगल लूप की, तो एल लेंथ है तो एल लेंथ के टर्न से पास हो रहे होंगे, तो यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है तो एल लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे एन इनटू एल, तो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन इनटू एल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। ध्यान सुनना, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे एन एल टर्न्स, तो ये एल एल, तो यहाँ से एन एल टर्न्स बाहर निकल रहे हैं, एक टर्न में करंट आई तो एन एल टर्न में करंट कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू एन एल इंटू आई, इसकी वैल्यू एन एल के इक्वल, तो यहाँ पे जो आई नेट आएगा वो आ जाएगा मेरा एन एल आई। सॉल्व करो, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई, एल एल कैंसिल, बी की वैल्यू भी आ गई म्यू नॉट एन आई। सिंपल सा हमारा डेरिवेशन इजी एकदम हो गया फाइनल। और ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसका वजह से सोलेनोइड की वजह से, तो सोलेनोइड की वजह से, आइडियल सोलेनोइड की वजह से सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन आई होता है। म्यू नॉट पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई जो करंट फ्लो रही है इसकी रीच कर रहा है, ठीक है। इफ देयर आर टोटल एन टर्न्स in solenoid and length of solenoid be smaller, ठीक है, एल एन मान लेते हैं, एन टर्न्स लेते हैं, स्मॉल एन को लिख सकते हैं एन बाई एल, तो बी का फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह एन बाई एल लिख देंगे इनटू आई, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और एन टोटल लेंथ है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट स्मॉल है, और ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, मतलब छोटी सी लेंथ में बिल्कुल क्लोजली बाउंड करना है, तो जितना ज्यादा पास पास बाउंड करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा, करंट जितनी ज्यादा फ्लो करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे सोलेनोइड से हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं अंदर, ये अंदर वाली स्पेस के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर वैक्यूम लिया है हमने, फिर यहाँ पर कोई अगर मीडियम डाल देंगे तो ये म्यू नॉट की जगह उसकी परमेबिलिटी आ जाएगी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये सोलेनोइड आइडियल सोलेनोइड की वजह से ये
हमारा बी का वैल्यू आ गया। तो ये आइडियल सॉलिड मतलब लॉन्ग सॉलिड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे फाइनाइट लेंथ वाले सॉलिड से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड the solenoid with finite length, मतलब लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, एक आइडियल केस नहीं ले रहे, मतलब इस तरह से मान सकते हैं ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, वही नंबर ऑफ ट्रांस जैसे क्लोजली बाउंड है, ऐसे घूम घूम कर आ रही है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस पर ही निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले मैं इस एंड से मिलाऊंगा ये ऐसे, तो ये एंगल बनाएगा, उसको लिख देंगे हम θ1, और इस एंड से मिलाएंगे तो यहाँ से ये जो पूरा एंगल बनेगा ये वाला, ये θ2, तो ये θ1, ये पूरा θ2, और पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, वही n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, आई करंट फ्लो रही है, तो फॉर्मूला इसका डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एक्चुअली इसका डेरिवेशन होता है, उसको हम बायो-सावर्ट लॉ से कर सकते हैं, है ना, एम्पियर सर्कुलर लॉ से नहीं करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ से कर सकते हैं इसको, पर वो सिलेबस में है नहीं हमारे, और थोड़ा बहुत लंबा भी है, टाइम भी लगता है उसमें, मैं इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैं सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेरिवेशन वगैरह कोई चीज पूछता बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो कैसे, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट ni, ठीक है, यहाँ पे 1/2 भी है, cos θ1 minus cos θ2, ये फॉर्मूला होता है। अंदर यहाँ पर ये वाली साइड, ये वाला जो एंड है ये θ1 एंगल बना रहा है, ये वाला एंड θ2 एंगल बना रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट ni cos θ1 minus cos θ2। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से हम इनफाइनाइट लेंथ के भी निकाल सकते हैं आइडियल सोलेनॉइड। फॉर आइडियल सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के लिए देखो क्या होगा, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा होगी और इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, दोनों तरफ लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और लेंथ बहुत ही ज्यादा है तो ये एंगल डिक्रीज होता होगा, कितना हो जाएगा, 0। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 को लिख सकते हैं 0 डिग्री, एंड θ2 सोच के बताओ क्या आएगा, मतलब इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम हो सकता है ये 180 डिग्री पाई के इक्वल। तो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 0, θ2 180, पुट करो b इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट ni cos 0 minus cos 180, cos 0 का वैल्यू 1, cos 180 minus 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ni। ठीक है, तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड ये हम निकाल रहे हैं, और इसको हम a ले लेते हैं, इसको भी a मतलब अराउंड सेंटर, मतलब सेंटर के आसपास, ये से वैल्यू देगी ए, सेंटर के आसपास निकाल रहे हैं तो, और एक और इसमें आता है बी, बी क्या हो जाएगा, है ना, वही आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड at one end the long solenoid, किसी एक एंड पे निकाल रहे हैं, इस एंड पे या उस एंड पे, किसी भी एक एंड पे निकाल रहे हैं,
फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 1। अब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी देखो, लॉन्ग सोलेनोइड ले रहे, लॉन्ग सोलेनोइड ले लिया मैंने, ठीक है, एक एंड, तो एक एंड इधर लिया तो इधर जो होगी लेंथ इनफाइनाइट तक रहेगी, लॉन्ग सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड है, तो लेंथ इनफाइनाइट ऑलमोस्ट। इस एंड पे निकाल रहा हूं, इधर लेंथ इनफाइनाइट होगी, इधर लेंथ इनफाइनाइट होगी, तो इधर वाला एंगल अगर मैं लूंगा थीटा 1, तो थीटा 1 आएगा मेरा क्या 0 डिग्री, और इस एंड से एंगल निकालेंगे तो इस एंड से ये वाला एंगल क्या आ जाएगा थीटा 2 90 डिग्री। चाहो तो उस एंड पर भी निकाल सकते हो, देखो इस एंड पर निकालेंगे तो इधर लेंथ फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, इधर लेंथ इनफाइनाइट होगी तो क्या आएगा, ये वाला इस एंड से अगर एंगल बनाएंगे तो थीटा 1 तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और इस एंड से एंगल निकालूंगा तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, cos 90 माइनस cos 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1 मिलेगा, अगर मैं वाली वैल्यूज पुट करता हूं यहां पर तब भी 1 मिलेगा, दैट मींस आंसर हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं क्या कि आइडियल सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, और अगर एंड पे निकाल रहे हैं किसी एक एंड पर आइडियल सोलेनोइड की तो हाफ म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है, बाहर ऑलमोस्ट 0 होगा, इधर इधर सिर्फ अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो सेंटर के आसपास एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इस जगह पर लॉन्ग सोलेनोइड में। तो ये हो गया हमारा सोलेनोइड, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूलाज वगैरह ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है तो उसको भी ध्यान रख सकते हो सब्जेक्टिव पेपर के लिए। अब इसी की तरह का सोलेनोइड की तरह का एक और है, उसको बोलेंगे हम टॉरॉइड। तो टॉरॉइड क्या होता है, इसको ऐसे सीख सकते हो जैसे ये दिखता कैसा है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना के, सर्कुलर ट्यूब होती है, होलो ट्यूब, मान लो ये है सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। अब इस सर्कुलर होलो ट्यूब पे हम क्या करते हैं, वही एक लंबा सा एक वायर लेंगे, लॉन्ग वायर, और उस लॉन्ग वायर को क्या करेंगे, वही क्लोजली बाउंड कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल पास 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 पास, ठीक है, डायग्राम को दूर दूर बना देते हैं और एक्चुअल में एकदम पास पास है, ठीक है। ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट फ्लो भी होगी इसके अंदर, हर टर्न में सेम डायरेक्शन, वही सर्कुलर टर्न से यहाँ पर। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि सोलेनोइड था ऐसा लंबा, और उसके दोनों एंड को ऐसे घुमाकर सर्कुलर फॉर्म बनाते हुए मिला दिया, ऐसे घुमा दिया हमने वायर को, उसको सोलेनोइड को घुमा दिया इस तरह से और मिला दिया, अब ये बन गया टॉरॉइड, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सेंटर के आसपास ऐसे, अब वही जब इसको घुमाएंगे तो फील्ड लाइंस कैसे घूम जाएगी, और ये ऐसे सर्कुलर इसके अंदर फील्ड लाइंस होती है इस जगह पर अंदर की तरफ, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सिर्फ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसको हम चाहें तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम लूप अगर लेंगे तो मुझे अंदर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहाँ पर लूप ले लूंगा, ले लिया लूप, तो मैं यहाँ पर लूप लूंगा तो जो मैं आई नेट निकालूंगा, आई नेट मतलब टोटल कितना करंट इस लूप से पास हो रहा है, तो इसके अंदर से तो बिल्कुल वायर एक भी वायर नहीं जा रहा है, एक भी वायर नहीं जा रहा है, तो आई नेट क्या होगी 0, आई नेट 0 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0। अगर जैसे मैं बाहर अगर लेता हूँ यहाँ पर लूप, ये बाहर भी ले लिया मैंने लूप, बाहर जब लूप लूंगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से घूमकर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकल रही है, फिर इधर अंदर जा रही है, फिर यहाँ से बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे करंट जिसके अंदर फ्लो रही, तो एक टन बाहर निकल रहा है, एक टन लूप के अंदर जा रहा है, फिर एक टन बाहर निकल रहा है, यहाँ से वायर बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही अंदर भी जा रहा है लूप में, ठीक है। तो
बाहर जितना वो पॉजिटिव अंदर आ रहा है उतना नेगेटिव, टोटल सब निकालेंगे, फिर आई नेट जीरो आएगा, आई नेट जीरो आएगा, फिर बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अंदर इस वाले एरिया में और इसके बाहर वाले एरिया में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सिर्फ कहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉरॉइड रोड को मैं क्या बोल सकता हूँ, a long wire is closely wound on a hollow circular tube. hollow circular tube पे it's called, जो भी ये बना उसको बोल देंगे टॉरॉइड। या फिर क्या बोल सकते हैं, endless solenoid is called toroid। मतलब सॉलिनॉइड की दोनों एंड्स को हमने ऐसे मिला दिया, घुमा दिया सर्कुलर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कुलेटिंग। ठीक है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल की शेप में नहीं मिलाना है, ऐसे घुमा कर मिलाना है, तो ये टॉरॉइड हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फिर मैं इसके अंदर मैं ऐसे कट कर रहा हूँ इस तरह से बीच में से, ठीक है, ऐसे कट करूंगा तो इसका मैं क्रॉस सेक्शन, फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना देते हैं। ये हो गया, इसमें इधर से करंट तुम चाहो तो इधर से बाहर निकाल दो, ठीक है, ऐसे भी इधर से अंदर भी ला सकते हो। ये डॉट मतलब मैं बाहर निकाल रहा हूँ करंट को यहाँ पर, और इधर अंदर जा रही है। ठीक है, तो वायर इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जाके घूम कर इधर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर, फिर घूम के बाहर आ रहा है, अंदर, फिर घूम के बाहर आ रहा है, अंदर, फिर घूम के बाहर आ रहा है, अंदर, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। क्रॉस मतलब अंदर, इधर से मतलब बाहर। ठीक है, तो इसमें लेते हैं कंसीडर अ टॉरॉइड having total n turns, मतलब इसमें टोटल n टर्न्स है इसके, एंड एवरेज रेडियस या मीन रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन रेडियस मतलब ये स्मॉल आर अंदर वाली इनर रेडियस है या आउटर रेडियस है, उसकी मीन वैल्यू मतलब बीच में कहीं पर रहते हैं, ये स्मॉल आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का यहाँ पर एक एम्पियर लूप बना रहा हूँ सर्कुलर। ठीक है, लेट आई बी द करंट इन टॉरॉइड, टॉरॉइड के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। अब लेना कंसीडर a circular, consider a circular ampere loop of radius r inside toroid, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया एम्पियर लूप। अब देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे करंट आ रही है, इधर से घूमकर अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे करंट बाहर निकल रही है, तो फिंगर्स को बाहर निकाला, अंदर की तरफ थंब आया इस तरफ, ये ऐसे घूम रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो यहाँ पर छोटा सा पोर्शन लूंगा तो बी की डायरेक्शन इधर आएगी टेंजेंशियल, और डी की डायरेक्शन इधर आएगी, तो बी और डी सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो here b vector is parallel to dl vector, that means theta जो होगा 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में एंगल,
आई नेट होगा, आई नेट को क्या लिख सकते हैं, टोटल कितने टर्न्स अंदर जा रहे हैं इसमें, तो बाहर वाले काउंट नहीं होंगे कि बाहर वाले टर्न्स लूप से पास नहीं हो रहे, लूप से कौन से, सिर्फ अंदर वाले टर्न्स जो ये से अंदर जा रहा है वही पास हो रहा है। और टोटल कितने टर्न्स है, n टर्न्स। तो एक टर्न में करंट आई तो टोटल n टर्न से तो करंट हो जाएगा ni, तो आई नेट की वैल्यू ni होगी, ये हो जाएगा। एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर दो, एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट dl म्यू नॉट I नेट, ठीक है। B थीटा की वैल्यू 0 है तो B dl cos थीटा होगा, B इंटीग्रेशन ऑफ dl, B कांस्टेंट भी है, इक्वल डिस्टेंस पर है, सारे पॉइंट्स r डिस्टेंस पर है, तो B का वैल्यू सेम रहेगा। I नेट को लिखेंगे n into I, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl मतलब इस लूप की टोटल लेंथ, तो r रेडियस लिए तो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई r, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या है, टॉरॉइड के लिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r, ठीक है। r हमने मीन रेडियस लिया है तो यहाँ पर हियर n अपॉन 2 पाई r, देखो r मीन रेडियस है तो 2 पाई r क्या हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस, मीन सरकमफेरेंस, ठीक है, एवरेज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, सरकमफेरेंस मतलब इसकी लेंथ, तो ये होगी लेंथ, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम b का फॉर्मूला सेम सोलेनॉइड वाला बना देंगे, ये n की वैल्यू n अपॉन 2 पाई r होगी यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा टॉरॉइड सोलेनॉइड और ये हो गया टॉरॉइड हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, मेनली थ्योरेटिकली इससे क्वेश्चन बनने में सब्जेक्टिव पेपर के लिए, और अगर न्यूमेरिकल में भी आ रहा है तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें, ठीक है। फिर बाकी आगे चैप्टर में थोड़ा बहुत फॉर्मूला काम में आएंगे सोलेनॉइड वाला, तो उसके लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के बेस से, इसकी एम्पियर सर्किट लॉ की लास्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट, मतलब इनफाइनाइट शीट मतलब ऐसे शीट ले लेते हैं ये, ठीक है, एरिया इधर भी बहुत ज्यादा है, इधर बहुत ज्यादा है, और इसमें ऐसे बहुत सारे वायर्स हैं सेंसिटिव, आसपास वायर्स है और सब में करंट फ्लो है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, मतलब इधर तो पूरा एरिया कवर है, तो इधर से तरफ निकलेगा या ऐसे पीछे की तरफ निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा या पीछे की तरफ निकलेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, उसको हम निकालेंगे। इसके लिए मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन शीट को मैं ले रहा हूँ कि ये प्लेन शीट जो है करंट अंदर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे पतली सी प्लेन शीट है, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इधर भी एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट है क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की इनफाइनाइट एक्सटेंशन की, करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है, इधर भी बहुत ज्यादा लेंथ है, इधर भी बहुत ज्यादा लेंथ है, करंट जा रही है ऐसे अंदर की तरफ, बहुत सारे वायर्स ले लो या बहुत सारी कंडक्टर्स अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की हम सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाल, सिर्फ डायरेक्शन देखना बता रहा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, कोई इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है,
इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, दोनों इक्वल इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, डिस्टेंस इक्वल इक्वल है सर। अब इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, किधर आएगा देखो, तो ये एक वायर कंसीडर कर लो, ये वायर है ये वाला, ठीक है, इधर ये वायर हो जाएगा ये वाला, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर एक सिर्फ पर एक वायर ले रहा हूं मैं, इस वायर जिसमें करंट जा रही है अंदर, किधर जा रही है, इस वायर में जा रही है करंट अंदर, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया मुझे कि स्ट्रेट वायर करंट से जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर बनता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस वायर की वजह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी रेडियस हो जाएगी, सर्कल ऐसे बना सकते हो, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब उसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है तो इस पर टेंजेंट बना देंगे, टेंजेंट बना दो, ठीक, तो ये ऐसे टेंजेंट आ जाएगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ठीक है, और एंगल भी चाहो तो बना सकते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगी, 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा एंगल पर बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से आएगी। अब इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से किधर आएगी, ये वायर लेवल सिंपल, ये वायर हो गया मेरा, करंट जा रही है अंदर इसमें, ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, ये सर्कल ऐसे घूमेगा, यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा आएगा, सर्कल ऐसे बनाएंगे, इसको सेंटर लेते हुए सर्कल बना दो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा इसमें भी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन से टेंजेंट बना देंगे, इस तरफ जाएगी, एंगल ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ऐसा रहेगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, उसको कैसे बना सकते हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये पूरा 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ये कैलकुलेट को इतना सा आता होगा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर दो बी है, एक बी ये है एक बी ये है, कंपोनेंट ले सकते हो उसके, कैसे, इस बी का कंपोनेंट आएगा बी cos थीटा, इधर भी आएगा बी cos थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर कंपोनेंट आएगा बी sin थीटा, इसका और इसका भी बी sin थीटा, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं यहाँ पर लूंगा तो उसकी वजह से किधर आएगा, इसको लूंगा उसकी वजह से इधर आएगा, यहाँ पे लूंगा उसकी वजह से किधर आएगा, तो ये इनफाइनाइट शीट है, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इस पूरे एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, यहाँ 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 कहीं पर निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी। ऐसे में नीचे का पॉइंट लेता हूँ तो नीचे कैसे आ जाएगा, देखो ये करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे घूमेगा इस तरफ, ये ऐसे देखो, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर ऐसे हम अंदर की तरफ करंट अंदर जा रही है, ये इस तरह से, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरह, यहाँ निकालूंगा तब भी यहाँ निकालूंगा तो यहाँ निकालूंगा यहाँ, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, तो इस तरह से शीट है, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो ये तो हो गया डायरेक्शन का। अब निकालेंगे हम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ठीक है, अब ये सिंस हमने इनफाइनाइट शीट ली है तो इनफाइनाइट शीट तो बी को हम यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे, यहाँ पर सब बी के डायरेक्शन से और मैग्नीट्यूड भी सेम, ऐसे यहाँ पर सब जगह मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, ऐसे इधर भी लेंथ बहुत ज्यादा है, अंदर की तरफ भी लेंथ बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इसको कंसीडर an infinite sheet having lambda current per unit length अगर यूनिट लेंथ है इसकी उसमें लैम्डा करंट फ्लो हुई है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि यूनिट लेंथ पर लैम्डा करंट फ्लो हुई है, ये यूनिट लेंथ
मतलब टोटल करंट अपॉन लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो एक एम्पियर लूप बना लेंगे ऐसे, ठीक है। वैसे ये तुम्हारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आएगा नहीं, सब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली मैं ऐसे डेरिवेशन कर देता हूं, डायग्राम बना ऐसे एम्पियर लूप ले लिया रेक्टेंगुलर, लेंथ इसकी एल मान लेते हैं, यहाँ पर भी कोई पी क्यू आर ऐसे ले लेते हैं इसको, फिर ऐसे घूम रहा है ये, नहीं उल्टा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे ऊपर की तरफ इस तरफ है, नीचे की तरफ इस तरफ है, तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे एम्पियर लूप को। तो यहाँ पर लगेगा एंगल बी इस तरफ है, डीएल भी इस तरफ, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, इस जगह पर थीटा देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, डीएल भी इधर, बी भी इधर, इस जगह देखेंगे तो थीटा यहाँ पर 90, क्योंकि बी इस तरफ है, डीएल इस तरफ है, थीटा 90, और यहाँ पर भी थीटा 90 मिलेगा, बी इस तरफ है, डीएल ऊपर है। इस और इसके लिए थीटा 0 होगा, इस वाले और इस वाले के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर दो, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट, ठीक है। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, इस वाले और इस वाले पार्ट की वजह से 0 और इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से B into L, dl का इंटीग्रेशन L हो जाएगा क्योंकि L लेंथ है, इसका भी B into L, बाकी 2 का 0 मिलेगा, म्यू नॉट। तो यूनिट लेंथ में करंट की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, तो एल लेंथ में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल लेंथ में टोटल करंट फ्लो भी है लैम्डा इनटू एल, यूनिट लेंथ में करंट है लैम्डा, तो एल लेंथ में लैम्डा इनटू एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bl इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा एल, तो b का वैल्यू हो जाएगा एल कैंसिल 2 अपॉन में म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, लैम्डा क्या है यहाँ पर, यूनिट लेंथ में जो करंट फ्लो हो रहा है के अंदर वो लैम्डा हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा डेरिवेशन इसको ध्यान में रख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी करंट कैरिंग शीट जो है इनफाइनाइट शीट, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है हमारी, मतलब ये सब्जेक्टिव पेपर में तुम्हारे नहीं आएगी, सिर्फ फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो और डेरिवेशन समझ सकते हो, तो इस तरह से मैंने डेराइव किया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशंस कंप्लीट, एम्पियर सर्कुलर लॉ एप्लीकेशंस हो चुकी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें कोई चार्ज है, उस पे चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, consider a charged particle, ठीक है, Q उस पे चार्ज है, is moving in a magnetic field B vector with velocity V vector, then magnetic force on the particle, on the charged particle, कितना हो जाएगा। तो इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, देखो इसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी बड़ा है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी सराउंड में आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरह से क्या बना रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और जब करंट फ्लो होती है इस कंडक्टर के अंदर, मतलब उसके अंदर क्या होता है, चार्ज मूव होता है, तो इसके अंदर एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ
एक मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट फ्लो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट फ्लो रही है किसकी वजह से, क्योंकि अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चाहूँ कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी बात क्या है, तुमने देखा होगा नॉर्मली दो मैग्नेट है, नॉर्थ नॉर्थ पोल पास पास में रखे होंगे, तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। नॉर्थ साउथ पोल पास पास में रखे हुए तो भी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वाला मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स, एक इसने प्रोड्यूस किया, एक इसने प्रोड्यूस किया, दोनों के बीच में हो रहा है इंटरैक्शन। उस इंटरैक्शन की वजह से ये दूसरे पे एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। तो ये फोर्स अप्लाई करते हैं एक तरह से, अट्रैक्शन रिपल्शन मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं। दो ऑब्जेक्ट, दो सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरैक्शन होगा, फोर्स लगेगा। तो देखो हम बात करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल कर रहा है मूव, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल कर रहा है मूव इस तरफ। तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस के अंदर, यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से। अब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू मोशन। तो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और एक इसने प्रोड्यूस किया, चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में यहाँ पर भी क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन होगा तो उस इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, जो भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी है उस पर फोर्स अप्लाई होगा। जो चार्ज है यहाँ पर, तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन, एक तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और एक इसकी मोशन की वजह से आ रहा है, उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, तो फोर्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और उसकी वैल्यू सबसे पहले ये, इसका डेरिवेशन वगैरह है नहीं हमारे पास कुछ भी, बस ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट लॉरेंज, ठीक है, तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उसने एक फॉर्मूला बताया यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B, ये उसने फॉर्मूला बताया। F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, V वेलोसिटी वेक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये का दोनों बिंदु थीटा मान लो, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका QVB sin थीटा, और डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट से इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे मान लो तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा B वेक्टर इस तरह जा रहा है, और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये है ऐसे एक्चुअल में वेलोसिटी वेक्टर, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इधर B वेक्टर इधर B वेक्टर है। तो B वेक्टर को मैंने ऐसे बनाना था, तो ऐसे तो बन नहीं सकता, तो ये ऐसे बना दिया, तो एक्चुअल B वेक्टर ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये B, हमें करना है B क्रॉस B, तो B क्रॉस B कैसे करेंगे, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन फिंगर्स को रखेंगे, सेकंड की तरफ कर्ल करेंगे, ये कर्ल किया तो थंब जाता है, वो थंब क्या शो करता है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आएगा, मतलब फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसे फोर्स है, B नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, और इसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका QVB sin थीटा, ठीक है। अब ये जब थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, उस पर फोर्स अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ अगर थीटा 0 है, 0 मतलब ये फिर 180 है, if theta equals to 0 degree or 180 degree, that means parallel to field,
ये कहते हैं चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू फील्ड, और जिस डायरेक्शन फील्ड है उसी के अलोंग वो मूव कर रहा है। 0 या 180 मतलब उसी डायरेक्शन जा रहा है, 0 इधर आ रहा है तो 180। दोनों केस में साइन की वैल्यू 0 तो फोर्स हो जाएगा 0। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जा रहा है या उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, दोनों केस में फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा केस हो जाएगा, केस तो बहुत सारे कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड, फोर्स यहाँ पर भी लगेगा तो हो जाएगा QVB sin 91, ये मैक्सिमम फोर्स होता है और ये 0 मिनिमम हो जाएगा। इतना फोर्स लगेगा मैक्सिमम थीटा 90 पर तो थीटा 0 पर, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखेंगे अब इसमें कि जब अलग अलग टाइप के जो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर अलग अलग एंगल पे मूव करता है, 0 डिग्री पे जा रहा है, 90 पे जा रहा है या किसी 0 90 जिस एंगल पे जा रहा है, तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी जो होगी वो किस तरह से दिखेगी, किस पाथ में मूव करेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस 1 ले लेते हैं। Charge particle is moving parallel to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है। इसमें थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म, ये चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल ही जा रहा है v स्पीड से, तो B और B पैरेलल, B वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 तो फोर्स 0 लगेगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब पैरेलल मूव करते हैं तो फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का, जिधर जा रहा है उधर जाता रहेगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के, कोई इसको परेशान नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा केस 1 जब ये 0 डिग्री पे जा रहा है। अब जाते हैं केस 2 पर। चार्ज पार्टिकल is moving perpendicular magnetic field, मतलब B वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, थीटा 90 डिग्री, फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया है तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, देखना ये क्रॉस फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। और यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्वल डिस्टेंस पे बना दी मैंने फील्ड लाइंस, ठीक। कोशिश यही करनी इक्वल डिस्टेंस पे बने। तो ये हो गया यूनिफॉर्म फील्ड, हो गया हमारा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर
इस तरफ v स्पीड दे दी हमने इस जगह पर, q चार्ज इसके ऊपर v स्पीड दे दी, p अंदर की तरफ परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, ये समझ में आता है तुम्हें। तो अब इस पे लगेगा फोर्स, क्योंकि अब थीटा 0 नहीं है, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो फोर्स q v b sin 90 1 ये लग रहा है फोर्स। तो ध्यान देना ये मिलता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो फोर्स होता है, जब v क्रॉस b जब हम करते हैं तो फोर्स जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा, वो रिजल्ट हमेशा प्रोडक्ट जो होता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है फोर्स, और फोर्स b के भी परपेंडिकुलर होता है। अब जिनके क्रॉस प्रोडक्ट हो गए उन दोनों के परपेंडिकुलर हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये पता होगा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो f जो होगा यहाँ b के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। फिर फर्स्ट वेक्टर v की डायरेक्शन रखेंगे फिंगर्स को, ठीक है, और b की तरफ मोड़ेंगे। तो b है हमारा इस तरफ, b है अंदर की तरफ, ये b उधर जा रहा है, b अंदर जा रहा है, तो b की डायरेक्शन फिंगर्स को रखा, b की डायरेक्शन फिंगर्स को रखा और इसकी तरफ कॉल किया, तो थंब आया हमारा ऊपर की तरफ, थंब गिरा है ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ मूव करना, मतलब इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ ये जाना जाएगा। इधर वेलोसिटी थी, साथ में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाना जाएगा, टर्न लेगा ऊपर की तरफ ऐसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो जब भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। ध्यान से सुनना, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है, वेलोसिटी डायरेक्शन फोर्स कंपोनेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, तो ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और डायरेक्शन को जब चेंज करेगा फोर्स और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसका मतलब वो कैसे मूव करता है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में हमें पता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। यहाँ पर भी क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी और उसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये सर्कल में बनाना है तो ये मान लेते हैं कि ये ऐसा सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो इस पाथ में मूव करेगा, देखिए फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर हम एक लॉ से भी निकाल सकते हैं, वो लॉ बताएंगे हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट के लिए कंडक्टर में तो कंडक्टर में करंट फ्लो ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको फोर्स लगता है, उसको हम ऐसे उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस तरह से फिंगर्स को करके, ध्यान में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है? ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये शो करता है फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या होती है? हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट होती है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करता है, वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन को हम मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन देखो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज, फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये घूम के यहाँ आएगा, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ भी बता सकते हैं कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव कर रहा है ऊपर, फोर्स फिर सेंटर की तरफ, जैसे इधर जब वेलोसिटी रहेगी फोर्स इधर लगेगा, इधर जब वेलोसिटी रहेगी फोर्स इधर लगेगी। मतलब ये जो फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज का जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्लेमिंग्स उसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में।
तो here this force provides required centripetal force to the charged particle and charged particle will move in a circular path with यहाँ लिख दो ऊपर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या। मान लो इसकी जो रेडियस है ये r है, मास है m, चार्ज है q, तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू qvb, एक v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर जाए तो v की वैल्यू लिख सकते हैं q b r अपॉन m, स्पीड, रेडियस को लिख सकते हैं कितनी रेडियस में मूव करेगा, r इक्वल्स टू mv अपॉन qb, या mv मास इनटू स्पीड, वेलोसिटी को लिख सकते हैं मोमेंटम लिख सकते हैं p अपॉन qb, p मोमेंटम। ठीक है, ये होगी स्पीड, ये होगा रेडियस, कितनी रेडियस में मूव करेगा, रेडियस वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, mv अपॉन qb, स्पीड आ गई, इतनी रेडियस में मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक फिक्स इसका टाइम इंटरवल होगा, एक टाइम के बाद फिर वापस रोटेशन करता जाएगा, इसके अंदर घूमता जाएगा, जैसे चक्कर काटता रहेगा। ठीक है, तो स्पीड होगी, रेडियस होगी, इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम, थर्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई r, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, तो 2 पाई r अपॉन v, और देखो यहाँ से v को इधर ले आओ, तो r अपॉन v की वैल्यू बचेगी m अपॉन qb, तो ये 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू m अपॉन qb, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन qb। ठीक है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, चार्ज पर कितना चार्ज है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना पता है, फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1/t, उल्टा कर दो इसको, qb अपॉन 2 पाई m, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसका चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, qb अपॉन 2 पाई m हो जाएगा। अगर चाहो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ओमेगा, कितना 2 पाई है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, qb अपॉन m। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगा हमारा इसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, qb/r अपॉन m, और उसका स्क्वायर करेंगे हम, देखो क्या मिलेगा, ये m स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, ये m, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, और ये से लिखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे हो गए फॉर्मूलाज,
कुछ यहाँ से जो मिले हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होगी सर्कल की, स्पीड कितनी होगी, 90 डिग्री कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब हम से पूछ सकते हैं। तो इनको तुम ध्यान रख सकते हो, इन सब फॉर्मूलाज को, इनसे रिलेटेड। तो जब परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के, तो ऐसे रोटेट करता है ये डायरेक्शन, हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या यहाँ पर राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। Sorry, left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. ठीक है, इसको मेनली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, और कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, if index finger, first finger gives first finger of left hand, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज में लेंगे, राइट नहीं लेना है, राइट पार्ट लेना। जब इसको अप्लाई करो, फर्स्ट फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स magnetic field, okay, and middle finger represents direction of current। ठीक है, वैसे नो इसमें स्टार्टिंग में ऐसे होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और राइट हैंड is traced mutually perpendicular to each other, तो आपस में सबको परपेंडिकुलर करना है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन फर्स्ट फिंगर gives the direction of magnetic field, second middle finger gives the direction of current, then thumb will give the direction of force, हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ करंट ले सकते हैं। तो जब ऐसा लॉ अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, उधर ही इस उंगली को कर देंगे, और इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट, तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो करंट इधर फ्लो होगी, इधर करंट फ्लो होगी, इधर इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो हो रही है इधर, तो थंब आएगा नीचे, तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऐसे घूमता। ठीक है, ऐसे हम सिंपल डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, इसको तभी अप्लाई करना है जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर आते हैं इसमें, तो परपेंडिकुलर होगा तभी अप्लाई करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो भी 10th क्लास वाला टॉपिक हमारा याद दिलाने के लिए। अब आ जाते हैं हम केस 3 पर। यहाँ पर केस 3 में जो थीटा है, पहले एक में 0 था, एक में 90 था, अब थीटा जो है वो 90 से 0 के बीच में, 0 भी है 90 भी है, 0 से 90 के बीच में कोई भी एक एंगल है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसको देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो ये दे दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड,
अब चार्ज पार्टिकल वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये इससे थीटा एंगल पर। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये थीटा एंगल जो है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसकी, और ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल हमारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड वाले को अप्लाई करेंगे, केस 1 और केस 2 को। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, v के दो कंपोनेंट ले सकते हैं। कैसे, एक आएगा पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल v cos थीटा, और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। तो मैंने इसकी मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं वैसे। तो एक तो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, तो दो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास। ये वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, पैरेलल। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो फोर्स कितना लगेगा, इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स आ जाएगा 0। तो इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स 0, तो इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल जाएगा सीधा का सीधा। देखो इस कंपोनेंट की वजह से लग गया फोर्स 0, फोर्स 0, तो इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कंपोनेंट लेके जाएगा इसको सीधा का सीधा ऐसे। दूसरा ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये अब सीधा सीधा ले जाएगा, ये घुमाएगा इसको, क्योंकि जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या करता है, उसको घुमाता है सर्कुलर पाथ में। तो ये इसको घुमाएगा, कैसे, फोर्स लग किधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये वेलोसिटी फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। तो इस वेलोसिटी की वजह से ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से। तो यहां से ये चार्ज पार्टिकल ये ऐसा होता हुआ इस तरह से मूव करेगा, ये मोशन हो जाएगी इसकी। तो देखो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराएगा, ये आगे लेके जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ये आगे लेके जाएगा, तो ये सर्कल में भी जाएगा और आगे भी जाएगा, दोनों की कंबाइंड मोशन। कैसे, ये सर्कल फिर आगे, फिर सर्कल फिर आगे, इस तरह से मूव करेगा। तो ये जो मोशन होती है ये होती है हमारी हेलिकल मोशन, हेलिक्स बनाता हुआ चलेगा, हेलिकल मोशन। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ये ऐसे ऐसे घूमता होता है, घूमता भी और आगे भी जाता है, तो स्प्रिंग में होता है वैसे इसमें हो जाएगा, तो उसको हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल पाथ, जिसका पाथ तो जैसा होती है इस तरह से, ये ऐसे, ये हेलिकल पाथ में जाएगा, ठीक है। और ये हेलिकल पाथ में जाएगा, और ये दो हेलिक्स जो होते हैं, हेलिक्स मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं पिच, P4 पिच। दो हेलिक्स के बीच के डिस्टेंस उसको बोलेंगे पिच। तो यहाँ पर क्या होगा, जो V पैरेलल इक्वल्स टू ये कंपोनेंट जो है पैरेलल कंपोनेंट V cos थीटा moves the charge particle trying to move the charge particle in the direction of field और V perpendicular V sin theta trying to move charge particle in circular path। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, और एक सर्कुलर पाथ में। सो combined motion will be a helical path। तो चार्ज पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ में मूव करेगा, हेलिकल पाथ। तो यहाँ पर तो उसका पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। पिच, पिच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स। दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस ये पिच हो जाएगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालनी है,
जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी v cos थीटा, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, पहुंच के जरा यहां से सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ फिर ये से आया, यहां से घूमा फिर ये से आया यहां पर, ठीक है। तो ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया इसका, ये स्प्रिंग का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम पीरियड इक्वल टाइम लगता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, 2 पाई m अपॉन qb। तो ये पिच हो जाएगा, पिच का फॉर्मूला v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन qb, सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगेगा। तो जब थीटा है 0 है तब स्ट्रेट लाइन में, 90 है सर्कुलर पाथ में, और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो कैसे मूव करता है वो, हेलिकल पाथ में मूव करता है। तो कैसे मूव करेगा, हेलिकल पाथ में, यहाँ पर ये हमारा हेलिकल पाथ हो जाएगा, इस तरह से मूव करेगा। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हो तो ध्यान रखना है। अब इसमें लेते हैं हम एक स्पेशल केस, चार्ज पार्टिकल enters in a uniform magnetic field, ठीक है, perpendicular to the direction of motion। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यूनिफॉर्म, और इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं। इसके पहले तो हम देख रहे थे कि वो उसी के अंदर है, वहीं पे उसको वेलोसिटी दी है अंदर के अंदर ही, और वो अंदर के अंदर ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। एंटर मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, और ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इसके अंदर, वेलोसिटी वही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्या जाएगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। अब सर्कुलर पाथ में जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब इसमें हम कंडीशन लेंगे कि इसकी जो रेडियस है, जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी एक सर्टेन रेडियस होगी, रेडियस और इसकी एक सर्टेन विड्थ लेंगे, इसकी विड्थ ले लेते हैं d, मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ ले लेते हैं d, और इसकी रेडियस, तो रेडियस और d में कुछ रिलेशन बताएंगे और उसके बेसिस पर इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे, कितना डेविएशन होता है। तो स्पेशल केस में भी ए ले लेते हैं हम, ए क्या ले रहा हूं मैं, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, मतलब d मतलब जो विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यह विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रेडियस से ज्यादा है या उसके इक्वल है, रेडियस से ज्यादा है। और रेडियस में पता क्या होती है, mv/qb, जिसको फाइंड याद नहीं, अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है r = mv/qb, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, r का वैल्यू mv/qb। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के अंदर हम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल जो है वैसे सर्कुलर पाथ में मूव करते, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये सेंट्रल लेते हैं ऐसे। मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि चार्ज पार्टिकल इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और यहीं से एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल यहीं से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मतलब इधर सर्कुलर पाथ भी नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो ये इतनी सी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये होगी इसकी रेडियस r, ये होगी इसकी रेडियस हो गई, ये होगी r के इक्वल हो गई, और ये होगी इसकी विड्थ मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ ऑब्वियसली मुझे ज्यादा दिखेगी यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है, ये रेडियस से ज्यादा है, तो रेडियस से ज्यादा देखो क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर कर रहा है, ये घूम रहा है पूरा हाफ सर्कल से कंप्लीट, सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकल जाएगा इधर। तो जब d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r इक्वल्स mv/qb होता है, तो चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर करता है और घूमकर इधर से बाहर आ जाता है, इधर से एंटर करके घूम के इधर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर r d के एकदम इक्वल भी होगा,
मैग्नेटिक फील्ड एकदम इक्वल भी होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड है वो रेडियस के इक्वल होगी, तब भी ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब हाफ वाला हाफ सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, फिर ऐसे घूमकर इधर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ। चार्ज पार्टिकल इसने एंटर किया और ये सर्कल कंप्लीट करता हुआ हाफ सर्कल इधर से आ गया हमारा बाहर, ये v वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी से अंदर जाता है वैसे बाहर निकलता है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी इधर डायरेक्शन थी तब हो जाएगी इधर, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस। ठीक है, तो d ग्रेटर देन r इक्वल्स टू mv अपॉन qv है, चार्ज पार्टिकल will complete a half circle and move out from it, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा इस केस में हाफ सर्कल से। और डेविएशन जो होगा यहाँ पर, डेविएशन हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री डेविएशन मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा। तो इस वाले केस में इधर से एंटर किया, घूमकर इधर से बाहर निकलेगा, तो कितना डेविएशन हुआ, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री, तो डेविएशन यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू r इक्वल्स टू mv है। तो इस वाले केस में ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें b लेते हैं, b में क्या ले रहा हूं मैं, छोटा कर देते हैं, विड्थ को छोटी कर देते हैं रेडियस से, d लेस देन r है, विड्थ जो है वो छोटी, तो विड्थ छोटी मतलब यहीं तक, इतनी तक ही लेते हैं, मतलब ये हाफ सर्कल नहीं बनाएगा। तो ये से घुमा और इधर से बाहर निकल जाएगा इस जगह से, अब सर्कल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये टेंजेंशियल इसकी डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी, और इधर से बाहर निकल जाएगा v वेलोसिटी से इस एंगल थीटा पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये इसकी विड्थ हो गई d, मतलब ये d के इक्वल यहाँ से बाहर निकल गया ये इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर इस तरह से लेना है कि ये लेंथ इक्वल दिखे, इस तरह सेंटर लेना है, ये सेंटर हो गया हमारा o, ये पॉइंट लेते हैं p। ठीक है, ये विड्थ है हमारी d, क्रॉस को छोटा छोटा बनाते हैं हल्का हल्का। ठीक, रेडियस हमारी r है। अब देखो ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी थीटा एंगल का r बनेगा, ये सर्कुलर r जो बनेगा जिसमें मूव किए कितने एंगल का होगा, थीटा एंगल का होगा ये। ठीक है, ये d है, ये r है, तो d और r में रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो if d is less than r, तो इस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल will move in a circular arc, सर्कुलर आर्क में मूव करेगा, और उसका डेविएशन जो होता है वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, और कितना एंगल को बाहर निकला थीटा पर, तो डेविएशन हो जाएगा यहाँ पे थीटा, वो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ये d है, ये r है, तो साइन थीटा इक्वल्स लिख सकता हूँ मैं क्या, d अपॉन r, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स d बाई r, तो ये इसका डेविएशन हो जाएगा, इतना, ये विड्थ है और ये रेडियस है, तो इतने एंगल से डेविएट होगा। ठीक है, और ये तुम चाहो तो ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कितनी है ये, और कितनी हाइट पे जाके डेविएट होगा ये, तो ये r, ये d। ठीक है, ये r cos थीटा हो जाएगा, r में से r cos थीटा माइनस करेंगे तो बचा r 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो सब चाहे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतना डिस्टेंस चलेगा, इधर स्पीड v होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं, ये r की लेंथ, ये r इनटू थीटा हो जाएगी, ये वाली लेंथ, रेडियस इनटू एंगल, तो ये लेंथ हो जाएगी, और इस लेंथ पे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से,
तो टाइम भी बता सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, आर थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू रेडियन में रखनी, ध्यान रखना। तो आर थीटा अपॉन बी, इससे हम इसकी टाइम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कितना टाइम लगेगा इसको। तो टाइम निकाल सकते हैं इसमें, कितने टाइम में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कितना एंगल पे डेविएट होगा, तो इस तरह के। और यहाँ पर ये 180 डिग्री जो एंगल जो होगा लेस देन 90 होगा, ये थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो स्पेशल केस हो गया, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं जब ये एंटर कर रहा है ना, एंटर जब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम देखते हैं इसमें अब तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है और मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा। तो उसको नाम दिया लॉरेंज फोर्स, ठीक है, क्योंकि लॉरेंज वाले लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट है, उसको लिख लेते हैं। लॉरेंज फोर्स, ठीक है। कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल Q is moving in an electric field E vector and magnetic field B vector with velocity V vector. Then force due to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स F E क्या होता है, QE के इक्वल, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, Q B क्रॉस B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हो जाएगा एफ फैक्टर, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, एफ ई प्लस एफ एम क्यू ई प्लस क्यू पी क्रॉस बी, क्यू क्यू कॉमन ले लेंगे, E प्लस B क्रॉस B। तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, इसको जो नेट फोर्स होता है इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, क्योंकि लॉरेंज ने भी साइंटिस्ट ने बताया था एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से, ये निकाला फाइनली ये लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होना है तो लॉरेंज फोर्स इतना हो जाएगा QE प्लस B क्रॉस B। अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस क्या है, if E vector perpendicular to B vector and B vector is perpendicular to both E vector and B vector, मतलब जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, E B और B तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ इधर x y z के अलोंग, ये x y z, इस ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं, ये मूव कर रहा है x एक्सिस की तरफ 20 स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो बाई डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी तीनों परपेंडिकुलर, v इधर, e इधर, b इधर। अब फोर्स, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तभी फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा फोर्स, एफ ई वेक्टर। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, तो ये बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर और बी इधर है, बी इस तरफ है, बी इस तरफ है, ठीक है। हमारा होता है v क्रॉस b, q v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, b की डायरेक्शन इनका उसको रखेंगे, और b की तरफ मैंने कर्ल किया, ये जब मैं b की तरफ कर्ल करूंगा तो हमारा है मेरा नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये मेरा फोर्स हो जाएगा इसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल भी इधर नीचे की तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ, तो एफ ई को मैं लिख सकता हूँ एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई जे के पॉजिटिव, और एफ एम को लिख सकते हो तो वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो, बी आई के क्रॉस बी के, बी के की डायरेक्शन है, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, तो माइनस क्यू बी बी जे हो जाएगा, माइनस जे। नेट फोर्स एफ ई प्लस एफ एम क्या आएगा, क्यू कॉमन, ई माइनस बी बी जी के, एफ इक्वल्स टू क्यू ई माइनस बी बी जे। अब इसमें कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन क्या, if charge particle will move in cross fields, क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस फील्ड। तो क्रॉस फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल विल मूव इन क्रॉस फील्ड विदाउट एनी डेविएशन, डेविएशन नहीं होता, बिना डेविएशन के मूव कर रहा है, मतलब सीधा का सीधा जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगता तो ऊपर जाता, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता तो नीचे आता, ये तो ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर दोनों बराबर हो गए, जितना ये है उतना ये है, तो इसको कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो हो गया तो सीधा का सीधा जाएगा विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, दैट इज नेट फोर्स जीरो, इसको जीरो कर देंगे तो E माइनस बी बी इक्वल्स टू जीरो, यहां से मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा, और v की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरे पास E बाय b। तो अगर चार्ज पार्टिकल में इतना स्पीड दूं क्रॉस फील्ड में, क्रॉस फील्ड मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी दूं, दोनों के परपेंडिकुलर, इतनी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो विदाउट डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, विदाउट डिफ्लेक्शन मूव करने की कंडीशन v इक्वल्स टू E बाय b, E बाई बी स्पीड से मूव कर रहा है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, सीधा से निकल जाएगा। इसको काम में लेते हैं एप्लीकेशन इसकी वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब मुझे पर्टिकुलर वेलोसिटी का, एक चार्ज पार्टिकल की पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, उसी वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से निकल रहे हैं, उसको क्रॉस फील्ड में डाल दिया, और जितनी वेलोसिटी का मुझे चार्ज पार्टिकल चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने E और B की वैल्यू सेट कर दी, E और B की वैल्यू मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेट कर दी, इससे मुझे पर्टिकुलर B एक सर्टेन वैल्यू मिल जाएगी, वो मैंने सेट कर दी। यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ऐसे सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तो जैसे मान लो 10 से लेके 100 तक स्पीड है सबकी, किसी की 10 मीटर पर सेकंड, किसी की 40 मीटर पर सेकंड, किसी की 52 है, किसी की 56 है, किसी की 99 है, ऐसे बहुत सारे हैं। मुझे चाहिए पर्टिकुलर को एक सर्टेन वेलोसिटी, जैसे मान लो मुझे 75 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, 75 के अकॉर्डिंग मैंने E और B की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। उतनी स्पीड पे चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनकी वेलोसिटी 75 नहीं होगी, किसी की 75 ज्यादा होगी, किसी की 75 से कम होगी, तो किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, किसी पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, E इक्वल्स टू B भी बनता है इस केस में, ठीक है।
से ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ पार्टिकल ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो मुझे 75 जो मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, और उस पार्टिकल की स्पीड को या उस पार्टिकल को फिर मैं काम में ले सकता हूँ। तो इस तरह से वेलोसिटी सेलेक्टर में इस तरह से हम यूज में ले सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सर्कुलर मोशन वाला पार्ट जो होता है उसकी भी एक एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन इस साल हमारे सिलेबस से हटा दिया है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा साइक्लोट्रॉन को। बस जो फॉर्मूलाज वगैरह वो हम पहले लिख चुके हैं, कौन सा वही रेडियस का फॉर्मूला MV/Q वही सेम वहां पे काम में आता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB/2πm वो भी हम लिख चुके हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/QB, वेलोसिटी QB/m, काइनेटिक एनर्जी Q²V²R²/2, ये वाले सब फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन वाले ही फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले लिख लिए हमने, जो हमारे काम में आएंगे, बाकी इसकी थ्योरी वगैरह वो काम में नहीं आएंगे। ये पूरा जो पोर्शन है साइक्लोट्रॉन वाला वो हट चुका है। ठीक, और थोड़ा सा बड़ा भी है, थ्योरेटिकल है पूरा पूरा, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे जो सब्जेक्टिव पेपर तुम्हारे स्कूल बोर्ड के एग्जाम में होंगे, तो इसलिए हम साइक्लोट्रॉन को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा फोर्सेस वाला पोर्शन हो चुका है मूविंग चार्ज पर। इस पे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, तो क्वेश्चंस तुम्हें वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो उस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं तुम्हें सॉल्व करना है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है उसको पूछ सकते हो तुम। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।